एवरीवन, आज हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करने वाले हैं जो है पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट होने वाला है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का, तो बड़े ध्यान से पढ़ना और बड़े ध्यान से ही समझना है, क्योंकि पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी से ही रिलेट होकर चलेगी, तो ध्यान से समझना है। अगर यदि हम बात करें पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स की, तो हमारे पास हम इनको दो टर्म्स में डिस्कस कर सकते हैं। पहली टर्म क्या होगी कि अगर यदि हमें इंडिविजुअल एटम के बारे में पढ़ना है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट बनेगा तो वो एक एटम से ही बनेगा, तो या तो हम इंडिविजुअल एटम भी बोल सकते हैं या इंडिविजुअल एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। या दूसरी प्रॉपर्टी इसके बारे में कि हम ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। भाई मान लो हम 4-5 एलिमेंट्स का ग्रुप ले लें और उसमें कंपैरिजन करवा लें, तो हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को इंडिविजुअल एलिमेंट में पढ़ते हैं और कौन कौन सी को ग्रुप में पढ़ते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन ले लेते हैं, उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर सकते हैं स्क्रीनिंग या शील्डिंग की। स्क्रीनिंग हो सकता है या फिर हम उसको शील्डिंग भी बोल सकते हैं, दोनों चीज़ें एक ही है। हम एटॉमिक रेडियस को पढ़ते हैं, मतलब ये सब चीज़ें क्या है, प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगी कि भाई साइज़ कितना बड़ा होगा, कितना उसमें शील्डिंग होगा, कितना उसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, भाई कितनी अमाउंट में एनर्जी इसमें से रिलीज होगी, कितनी वो एब्जॉर्ब करेगा, इन सब चीज़ों के बारे में। या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी किसी भी बॉन्ड से, मतलब इस तरीके की हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तो प्रॉपर्टीज़ है जो हम किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अगर यदि हमें ग्रुप में पढ़ना है तो ग्रुप में क्या क्या पढ़ सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ना हो, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना हो, इनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इसमें अगर यदि हमें वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। भाई मान लो हमें डेंसिटी के बारे में डिस्कस करना है कि भाई किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो किसी के रेस्पेक्ट में पूछी जा सकती है। या अगर यदि हम बात करें हीट ऑफ फ्यूज़न, हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ जिनको हम ग्रुप में पढ़ सकते हैं। मतलब ये सारी के सारी प्रॉपर्टीज़, क्योंकि हम सारे के सारे ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, और वो हम अच्छे से पढ़ते हैं। ये डायरेक्टली रिलेट होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से और ये इनडायरेक्ट होती है, मतलब डायरेक्टली ये सीधी सीधी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट नहीं करती हैं। तो मतलब हम जितना भी पढ़ेंगे तो हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से पढ़ें, ठीक है, उसको ध्यान से समझना है, उसके बाद ही हमें इसे पढ़ना स्टार्ट करना है। बात क्लियर हो गई? तो हम सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा, हम जितना डिस्कस करेंगे वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे और हर एक के लिए अलग अलग पढ़ेंगे। भाई एटॉमिक रेडियस के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, उससे नेक्स्ट लेक्चर में आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, मतलब इस तरीके से सारी प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग पढ़ेंगे और इंडिविजुअल एटम के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल एटम की। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है जिसको मैं अलग से नाम दे रहा हूँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सबसे पहली हमारी प्रॉपर्टी है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देखो आपको यहाँ पे 2-3 वर्ड देखने को मिल रहे हैं। एक तो इफेक्टिव, जिसके बारे में हमें सीखना है इफेक्टिव क्या होगा। दूसरा है मेरे पास में एक वर्ड आ रहा है जो है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर का मतलब आप बहुत अच्छे से समझते हो क्योंकि आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ के आए हो। न्यूक्लियर का मतलब हो गया कहीं ना कहीं ये जो टर्म है रिलेट करेगी न्यूक्लियस से। ये टर्म किससे रिलेट करेगी? न्यूक्लियस से। बात क्लियर है? न्यूक्लियस से रिलेट करेगी। और दूसरी इसके भी आगे एक और बात आ रही है, चार्ज, मतलब न्यूक्लियस के चार्ज से वेरिएशन होगा जितना भी, वो सारे का सारा हमें यहाँ पे पढ़ना है। और वो क्या वेरिएशन होता है, किस तरीके से वेरिएशन होता है, उसके बारे में हमें समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। सबसे पहले अगर यदि हम बात करें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, तो देखो मेरे पास में कोई भी एक एटम है और उस एटम में आउटरमोस्ट शेल्स होती है। किसके आउटरमोस्ट होती है? वो न्यूक्लियस के चारों तरफ आउटरमोस्ट सेल्स होती है। ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट है। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, ये भी हमें पता है। और जो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम जेड से इंडिकेट करते हैं। ध्यान से समझना है। अब एक चीज़ मुझे
थोड़ी सी समझाने वाली है, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझ सकते हो। जैसे मान लो सपोज करो एक आदमी के पास दो कंडीशन होते हैं जब वो सिंगल होता है, मतलब उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई फोर्स नहीं होता है, वो बंधा नहीं होता है किसी से, एकदम फ्री है, तो वो क्या करेगा, वो कहीं भी घूम सकता है रैंडमली, उसका मन करे मेरे को ये खाना है, मेरे को ये पीना है, मेरे को वहाँ जाना है, मेरे को वहाँ पे सोना है, मतलब उसको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। लेकिन जैसे ही उसकी शादी हो गई, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है एक मैन, अगर यदि उसकी शादी हो गई तो वो क्या हो गया, कपल्ड हो गया। अब कपल्ड हो गया, अब उसे सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा, मान लो उसे उसका मन कर रहा है कि भाई मेरे को आज तो बाहर जाना है, रेस्टोरेंट में जाना है, मेरे को पार्टी करनी है, तो वो क्या करेगा, कहेगा यार मेरे को बाहर जाना है घूमने के लिए, कहाँ जाना है, बैठ जाओ चुपचाप यहाँ पे। आपको क्या किया जाएगा, अपोज किया जाएगा, रोका जाएगा, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हो आप। बात क्लियर है, मतलब कपल्ड होने के बाद में उसके ऊपर फोर्स आ चुका है, अब वो दब चुका है। दबने का मतलब क्या है, उसको अपोजिशन मिल रहा है, और किसके द्वारा अपोजिशन मिल रहा है, कोई ना कोई एक ऐसी यहाँ पे शक्ति है, पावर है जो इसको अपोज कर रही है, रोक रही है। नहीं भाई नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आपको ये करना है तो आपको पहले ये करना पड़ेगा, आपको पहले ये करना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। क्लियर है। सिमिलर तरीके से मेरे पास यहाँ एटम पे होता है। अगर यदि मान लो, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में दो टर्म्स पढ़ी, एक तो होता है मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है, केवल एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, या तो सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा या फिर इसके अलावा मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो सकते हैं। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा हुआ कहीं भी हो सकता है, इस शेल में कहीं पे भी हो सकता है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है, आराम से चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है पूरे शेल में, कहीं भी आए कहीं भी जाए, कोई रोकने वाला नहीं है। अब क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, इसके ऊपर अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन भी ऐसा नहीं है थोड़ा सा हुआ या कुछ भी, पूरे का पूरा अट्रैक्शन इसके ऊपर लगा हुआ है, कंप्लीट, कोई अपोजिशन नहीं है इसमें, नो अपोजिशन। बात क्लियर हो गई, कोई अपोजिशन नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है इसको बीच में। लेकिन अगर जैसे ही हम मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब अगर यदि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मान लो सपोज करो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे न्यूक्लियस है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे पड़ा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर वाली शेल्स में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़े हुए, ये पॉजिटिव चार्ज, सबसे पहली चीज़ तो क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को देखेगा तो ये क्या कहेगा, मेरे को अट्रैक्शन करना है आपसे, मैं अट्रैक्ट करूँगा आपको, मैं खींचूंगा अपनी तरफ। बोले ठीक है आप मेरे को खींच लो। ये जैसे इसको खींचने जाएगा तो क्या इसके बीच में कोई इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होंगे, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज इसको खींचने जाएगा, इसको खींचने जाएगा, लेकिन होगा क्या, ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या कहेंगे, भाई वहाँ कहाँ पे, पहले देखो हम खड़े, नेगेटिव चार्ज लिए हम खड़े हैं, हमारे ऊपर भी तो ध्यान दो। आप सारे का सारा उसको कैसे खींच सकते हो, आप पहले यहाँ से निकल के दिखाओ, ये वाली बात। ये जो अपोज करने वाले आ गए, हालांकि इसके पास में जाएगा, लेकिन कितना जाएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा इसको अपोज कितने कर रहे हैं, कितने फोर्स से इसको अपोजिशन मिलने लग रहे हैं। बात क्लियर हो गई। मतलब जितना इसको अपोजिशन मिलेगा, जितना भी इसको अपोजिशन मिलेगा, वो सारे का सारा क्या कहलाता है, स्क्रीनिंग कहलाता है। स्क्रीनिंग, या फिर हम इसको बोलते हैं शील्डिंग। मतलब मेरे को एक चीज समझ में आ गई, स्क्रीनिंग या शील्डिंग का मतलब क्या है। स्क्रीनिंग या शील्डिंग का मतलब है रोकना, बीच में रुकावट डालना। किसमें रुकावट डालना, जो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज का, जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज का इस इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको अपोज करने के लिए जो बीच में शक्ति खड़ी है, जो शादी होने के बाद में जो वाइफ नाम की जो शक्ति खड़ी है, जिसको अपोज कर रही है, वो मेरे पास में स्क्रीनिंग या शील्डिंग कहलाती है।
बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है कि स्क्रीनिंग या शील्डिंग कहाँ पे ज़्यादा होगी, कहाँ पे कम होगी, कौन से ऑर्बिटल्स, या मैं ये कहूँ कि भाई कौन से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को या मैं ये कह सकता हूँ कि न्यूक्लियस की इस चार्ज को, इस पावर को बाहर जाने से रोकेगा, कौन सा ऑर्बिटल ज़्यादा रोकेगा, कौन सा कम रोकेगा, किस पे डिपेंड करेगा। बात क्लियर है? तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो, क्योंकि हमें एक बात पता है, एस ऑर्बिटल होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, ठीक है, हमें ये पता है। और एस में भी क्या होता है, एस होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, स्फेरिकल होता है जिसके बीच में कोई न्यूक्लियस होगा, ठीक है। पी ऑर्बिटल जिसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ, पी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, कुछ इस तरीके की, डंबल टाइप की होती है। डी ऑर्बिटल की वो होता है कुछ ऐसा, भाई इस तरीके का। मान लो सपोज करो मैं इसको सिंपल बना रहा हूँ कि भाई वो कुछ इस तरीके का है, डी ऑर्बिटल। बात क्लियर है? अब एक चीज़ ध्यान से देखने वाली है कि मान लो सपोज करो, आप एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखो। जैसे मान लो मेरे पास में कोई भी एक बल्ब है, ठीक है, काफ़ी तेज़ रोशनी वाला है, उस बल्ब के ऊपर मैं एक चादर डाल देता हूँ, चादर डाल दी, वो बल्ब है वो पूरी तरीके से लाइट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब अच्छा जलता है, काफ़ी तेज़ लाइट है उसकी। अब मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, एक चादर डाल देता हूँ, पूरे को कवर में कर देता हूँ, पूरे को मैंने कवर कर दिया। क्या अब मैं यहाँ पे बाहर बैठ के पढ़ने की कोशिश करूँगा, क्या मेरे को यहाँ पे लाइट मिलेगी? तो क्या होगा, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि यहाँ से अपोजिशन होने लग रहा है, किसका, कौन कर रहा है, ये वाली लेयर करने लग रही है। जो मैंने यहाँ पे चादर डाली हुई है वो चादर क्या कर रही है, उसको अपोज कर रही है। बात क्लियर? किसका, लाइट का। अब जब लाइट का अपोजिशन करेगी तो मेरे को यहाँ पे बाहर लाइट नहीं मिलेगी, मतलब कम मिलेगी, इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी जिसको मैं उससे देख सकूँ। क्लियर है? दूसरी चीज़, अगर मैं इसमें छेद कर देता हूँ, इस चादर में मैंने छेद कर दिए, पतले पतले छेद कर दिए, अब मैं क्या देखूंगा, लाइट इधर से जा रही है, लाइट इधर से जा रही है, लाइट इधर से जा रही है। दूसरी कंडीशन ये होगी। तीसरी कंडीशन में मैं इन छेद को और बड़ा कर देता हूँ, यहाँ से मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ से मैंने और बढ़ा दिया, यहाँ से मैंने और बढ़ा दिया। अब क्या होगा, लाइट बहुत तेज़ी से जाएगी, बहुत तेज़ी से बाहर आएगी, बहुत तेज़ी से बाहर आएगी। मतलब क्या हुआ है, मतलब क्या हुआ है, जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें लाइट सबसे कम, सेकंड में उससे ज़्यादा, और थर्ड में उससे भी ज़्यादा। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे को अगर ये टर्म समझ में आ गई तो मैं ये भी बहुत आसानी से बता सकता हूँ कि कौन से ऑर्बिटल में एनर्जी ज़्यादा बाहर आएगी, न्यूक्लियस से एनर्जी कहाँ पे बाहर ज़्यादा आएगी, तो वो देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मेरे पास में ये न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज को इस स्फेरिकल ऑर्बिटल ने पूरी तरीके से कवर किया हुआ है, पूरी तरीके से कवर कर लिया, कवर कर लिया। अब मैं यहाँ से देखता हूँ, क्या ये पॉजिटिव चार्ज इसको बाहर जाने देगा, नहीं जाने देगा, वो अपोज करेगा। चारों साइड में देख रहे हैं, वहाँ से कहीं भी घूमने का मौका नहीं मिल रहा है। बात क्लियर है? एस ऑर्बिटल ने इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बाहर जाने से अपोज किया। पी ऑर्बिटल पे चलते हैं। पी ऑर्बिटल पे जैसे ही आए, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ने अपनी एनर्जी को बाहर भेजा, ये अपोज कर रहा है, इधर इधर भेजा, अपोज कर दिया। इसने ऊपर भेजने की कोशिश की, देखो इसको क्या मिल गया, स्पेस मिल गया, यहाँ पे स्पेस मिल गया, तो वो अपनी एनर्जी को इधर भी बाहर जाने देगा, इधर भी बाहर जाने देगा। यहाँ पे नहीं भेज रहा है, इस तरफ अपोज कर रहा है, इस तरफ इसके पास में जगह है, वहाँ से एनर्जी को बाहर भेज देगा। लेकिन अगर तीसरे केस में देखें तो देखो, यहाँ से हम देखते हैं वो इधर भी भेज सकता है, इधर भी भेज सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकते हैं, इधर अपोजिशन मिल रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा अपोजिशन कहाँ पे हो रहा है, सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है? तो अगर यदि मैं बात करूँ स्क्रीनिंग या शील्डिंग की, तो सबसे ज़्यादा अपोजिशन जो हो रहा है वो हो रहा है एस ऑर्बिटल में, उसके बाद में पी ऑर्बिटल में, उसके बाद डी ऑर्बिटल में, और सबसे कम होता है वो एफ ऑर्बिटल में स्क्रीनिंग या शील्डिंग होती है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में आए। स्क्रीनिंग या शील्डिंग सबसे ज़्यादा एस में क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे तो सबसे पहली बात स्फेरिकल शेप का होता है, कंप्लीट क्लोज रखता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, छोटा साइज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा। बात क्लियर है?
और जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा तो वो अपोजिशन करेगा ही करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपल्सन भी करेंगे। क्लियर है? तो उसके साथ में अपोजिशन सबसे ज़्यादा करेगा। लेकिन जैसे हम पी ऑर्बिटल पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो वहाँ पे अपोजिशन कम। बात क्लियर हो गई? मतलब यहाँ पे आप एक आगे चल के एक वर्ड पढ़ोगे नोडल प्लेन, वो आप जब एमओटी पढ़ोगे वहाँ पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। नोडल प्लेन होते हैं, और नोडल प्लेन का मतलब ये होता है ऐसी कोई भी जगह, ऐसा कोई स्पेस या प्लेन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो, कहाँ है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो थी? नहीं है, पूरे में फैली हुई है। यहाँ पे कहाँ है? यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? यहाँ पे है? नहीं है। मतलब मेरा एक ये प्लेन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है। यहाँ पे कहाँ है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो? देखो ये रही, ये रही, इस कंप्लीट प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है। तो मतलब ये हो गया कि मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पे जीरो है, जीरो होने का मतलब है वहाँ पे स्क्रीनिंग और शील्डिंग सबसे कम होगी। बात क्लियर हो गई? तो इस तरीके से हम एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल में हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कहाँ पे शील्डिंग या स्क्रीनिंग सबसे ज़्यादा और कहाँ पे सबसे कम है। क्लियर हो गई बात? इतना कॉन्सेप्ट समझ आ गया, कंप्लीट आ गया। अब देखो इससे आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये मेरा कोई भी एक एटम है और उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? चलो, अब जो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होगा? न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसका मतलब यही हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसको हम इंडिकेट करते हैं जेड से। भाई जितना भी न्यूक्लियर चार्ज होगा, न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा? जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। और पॉजिटिव चार्ज को हम किससे इंडिकेट करते हैं? जेड से। जेड से इंडिकेशन मिलते हैं। अब यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन है जो मेरी आउटर मोस्ट शेल में पड़ा हुआ है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन पे जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो इसको अपोज करने वाले बीच में सेल्स प्रेजेंट है, ये वाली सेल भी प्रेजेंट है, यहाँ पे ये भी अपोज करेगी, ये भी अपोज करेगी। अब कितना अपोजिशन मिलेगा, कितना अपोज किया जा रहा है, वो यहाँ तक हमारे पास में अपोजिशन मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। इसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग, जिसको हम इंडिकेट करते हैं सिग्मा से। भाई कितना मैग्नीट्यूड जो इसको अपोज करेगा, कितनी वैल्यू है जो इसको अपोजिशन देगी, वो हमारे पास में इंडिकेट करते हैं सिग्मा से। और सिग्मा क्या कहलाता है? स्क्रीनिंग या शील्डिंग कांस्टेंट। कांस्टेंट, ये मेरे पास में कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है, स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग कांस्टेंट। अब एक चीज़ ध्यान से समझनी है, ध्यान से क्या, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का कितना चार्ज मिलने लग रहा है। मैंने क्या बोला है? मैंने ये बोला है इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस का कितना न्यूक्लियर चार्ज मिल रहा है। न्यूक्लियर चार्ज कितना मिलेगा, तो वो कितना मिलेगा भाई, यहाँ से तो ये पूरा दे रहा है, यहाँ से तो ये कितना दे रहा है, जेड दे रहा है, जेड दे रहा है। कितना अपोजिशन हो रहा है, तो वो सिग्मा नाम से यहाँ पे अपोजिशन हो रहा है। तो इसका मतलब इसको कितना मिला है भाई, टोटल तो जेड था, जेड में से सिग्मा माइनस कर दिया तो इसके पास में इतना बच गया। इसका मतलब ये हो गया, इसी को हम बोल देते जेड इफेक्टिव। इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम क्या बोल देते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है भाई, अपोजिशन होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है, जिस इलेक्ट्रॉन पे हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन को कितना न्यूक्लियर चार्ज मिला है, जितना मिला है उसको हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव। और जेड इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या है, जेड मेरा एटॉमिक नंबर है, ये मेरे को वैल्यू पता होती है। और ये क्या है, शील्डिंग कांस्टेंट। भाई इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, शील्डिंग या स्क्रीनिंग कांस्टेंट को हम कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि बार बार टर्म्स रिपीट होंगी आगे चल के यही टर्म्स रिपीट होंगी, ध्यान से समझ लेना इस बात को। तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ आई स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट क्या होता है, कैसे हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जो हमें समझना है, वो है शील्डिंग या स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेशन।
ऑफ शील्डिंग कांस्टेंट दैट इज सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमें सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, हम बहुत आसानी से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? चलो निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है, वो आती है हमारे पास में, देखो दो तरीके से हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, एन एस एन पी n-1 इंटू डी n-2 इंटू एफ। हम यही लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करते हैं तो वो इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, जिसमें एन एस और एन पी दोनों के दोनों ऑर्बिटल सेम से बिलोंग करते हैं, मतलब सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उनका, और जो n-1 और n-2 है ये डिफरेंट जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उससे बिलोंग करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे मेरे पास जो रूल बनेगा सिग्मा की वैल्यू को कैलकुलेट करने का, वो दोनों के लिए डिफरेंट बनेगा। दोनों के लिए डिफरेंट मतलब s और p ऑर्बिटल के लिए सेम होगा और d एंड f ऑर्बिटल के लिए होगा वो सेम होगा। मतलब क्या है, देखो ध्यान से समझ लें। सबसे पहले हम जो रूल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम s और p ऑर्बिटल के कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो आपको सबसे पहली चीज़ तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए, उसके बाद किस तरीके से उसको मेंशन करना है उसको समझने की कोशिश करेंगे। s और p ऑर्बिटल, ठीक है, इसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भी अब सिग्मा को कैलकुलेट करने के लिए जो रूल्स पढ़ेंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले चीज़, मेरे को कोई भी जो भी एलिमेंट दिए है उस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है 1s 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, मतलब इस तरीके से लिखने हैं। ध्यान देना इस बात को, 3d को अलग लिखने, फिर उसके बाद में 4s, फिर उसके बाद में 4p 4s 4p एक साथ लिखने, 4d, फिर 4f, फिर इस तरीके से एंड सो ऑन आपको आगे चलते हुए जाना है, मतलब इनको एक साथ, इनको एक साथ, ठीक है। ये आता है तो यहाँ पे इसको लिख दो, बाद में इसको मेंशन कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे को इस तरीके से जो भी ऑर्डर मिला है इसमें मैंने अरेंजमेंट किया। क्लियर? सबसे पहला काम आपको इस तरीके से मेंशन करना है। सेकंड स्टेप आपका क्या होगा? सेकंड स्टेप में आपका ये होगा, देखो आप जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो उसमें एन एस आता है, एन पी आता है, एन पी आता है और एन एस आता है। मेरे को यहाँ पे ये जो एन वैल्यू है, एन वैल्यू उसको देखना है, उसको क्या मेंशन करना है भाई, ये जो एन वैल्यू है वो कितनी है। भाई मेरे को यहाँ पे 4 भी मिल सकती है, 5 भी मिल सकती है, 3 भी मिल सकती है, 2 भी मिल सकती है, कुछ भी हो सकती है। एन और एस और एन पी, मुझे तो क्या निकालना है, मुझे तो किसी एक इलेक्ट्रॉन पे, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पे अपोजिशन निकालना है। किसका? जो बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट हैं उन इलेक्ट्रॉन्स द्वारा कितना अपोजिशन हो रहा है, मुझे तो ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला काम मेरे को क्या करना है सेकंड स्टेप में, एन एस और एन पी के लिए जिस इलेक्ट्रॉन पे मुझे अपोजिशन निकालना है, हालांकि हम इसके एग्जांपल करेंगे उसमें अच्छे से समझ में आएगा आपको किस तरीके से कैलकुलेशन की है। जो भी मेरे पास में इलेक्ट्रॉन होगा, कौन सा? आउटर इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर हम शील्डिंग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके देता हूँ, मान लो मेरे पास में, सपोज करते हैं, सबसे पहला काम मैंने यहाँ पे निकाल लिया, सोडियम के लिए निकाल लिया। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है, 11 होता है, जिसको मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ 1s2 2s2 2p6 10 हो गए और 3s1, ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर हो गई बात? अब मेरे को यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करनी है, मुझे कौन से इलेक्ट्रॉन पे निकालना है, तो मुझे इस इलेक्ट्रॉन पे निकालना है, 3s के 1 पे, मतलब 3s में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उस पर मुझे अपोजिशन निकालना है। क्लियर? चलो निकालने की कोशिश करते हैं। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स का अपोजिशन होगा? यहाँ पे इन सभी इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा अपोजिशन होगा। अगर मान लो यहाँ पे 3s2 होता तो इस पे किस किस का होता? भाई इस 1 इलेक्ट्रॉन का भी अपोजिशन होता और 3s जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है वो अलग बचता, हमें तो इसके ऊपर निकालना था तो इसका भी अपोजिशन होता। तो अभी मेरे पास फिलहाल क्या है? 3s1 है। इस इलेक्ट्रॉन पे किसका अपोजिशन है? इन सभी का अपोजिशन चल रहा है, इन सभी इलेक्ट्रॉन्स का अपोजिशन चल रहा है। भाई जिस इलेक्ट्रॉन पे सिग्मा का हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं
वो किसका होगा, किसका पोजीशन होगा, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स का जितने भी उसमें प्रेजेंट होंगे। मतलब मुझे इस पे निकालना है, तो इसको छोड़ के मुझे इनका पोजीशन निकालना है। तो सबसे पहली चीज़ तो मेरे पास क्या हो गई, यहाँ से हम सिग्मा निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे निकालते हैं, मैंने देखा कि एन एस और एन पी, एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 3 है। अगर यदि मैं एन में कोई भी और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता, एन सेल में कोई और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता एन में, तो उसके लिए मैं 0.35 से मल्टीप्लाई करता। इस रूल को समझने की कोशिश करना है, इस रूल को समझना है। क्या समझना है, अगर मेरे पास में एन सेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन होते या जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते उनको मैं 0.35 से मल्टीप्लाई करूंगा। जितने भी इलेक्ट्रॉन n-1 सेल में हैं, ध्यान देना इस बात को, जितने भी n-1 सेल में हैं उनको मैं 0.85 से मल्टीप्लाई करूंगा। और जितने भी n-2 या उससे नीचे के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बच गए, n-2 और उससे नीचे के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बच गए, उन सभी के लिए मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और इन सभी का मैं समीशन कर दूंगा। तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वही मेरे पास में सिग्मा होगा। नहीं समझे इस बात को, देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास में 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 है, यही है। n की वैल्यू है 3 है, n की वैल्यू पे 3 पे देखो कोई और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो मैंने देखा 3s1 है, 3s और कुछ भी नहीं है, थर्ड पे कुछ भी और प्रेजेंट नहीं है, तो मतलब मेरे लिए ये चीज़ तो कैंसिल हो गई। n-1 पे आते हैं, n-1 का मतलब हो गया 2, n की वैल्यू 3 है और 3 में से एक गया तो बच गया 2, तो 2 कितना हो गया, 2s और 2p, ये दोनों चीज़ें 2s 2p यही है भाई। n-1 पे तो यही है, 2s 2 है और 2p 2 है। सेकंड पे तो ये है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 8 गुणा 8 इलेक्ट्रॉन्स, और कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.85 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितनी वैल्यू आ गई, 8 × 0.85। बात क्लियर है। अगर अब मेरे पास और भी बचे, और कौन बचे हैं, इससे भी आगे चलो, n-2 पे आ जाओ। n-2 कितने, 1s2 भाई, 3 - 1, 3 - 2 मतलब 1, और 1 पे कौन कौन है, 1s2 मतलब मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। बात आई समझ में, बात आई समझ में। इनको मल्टीप्लाई करूंगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू जो भी आएगी, इसकी वैल्यू जो भी आएगी, 2 + 8.5 से मल्टीप्लाई किया, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 840 44 आ गए, 8 8 64 और 64 8 8 64 64 और 4 68 6.8 मेरे पास ये वैल्यू आ गई। यहाँ से वैल्यू है मेरे पास 6.8, ये वैल्यू है मेरी 2.0, दोनों को ऐड करूँगा तो 8.8 वैल्यू आ गई, ये वैल्यू बन गई। सिग्मा की वैल्यू क्या है ये, 8.8। किसके लिए वैल्यू आई है ये, सोडियम के लिए। जैसे मान लो सपोज करो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल क्या लेते हैं, इसी की जगह पे मैं सोडियम की जगह पे मैग्नीशियम ले लेता हूँ, Mg, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 12 है। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 यही होगी, 2 4 10 12। क्लियर है। अब मेरे को क्योंकि मैग्नीशियम पे कैलकुलेट करने हैं, मैग्नीशियम पे, तो इसका मतलब इस पे कौन सा इलेक्ट्रॉन, भाई 3s1 तो सोडियम हो गया +1, इसका मतलब यही हुआ ना 1 + 1, भाई यहाँ तक तो सोडियम है, और इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा भी अपोजिशन हो रहा है, किस पे, सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है इसके। हमें तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए अपोजिशन निकालना है, मैग्नीशियम पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मैग्नीशियम का तो 12वां इलेक्ट्रॉन है ना, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा अपोजिशन होगा। और वो 11 कौन कौन से हैं, एक तो मेरे पास n की वैल्यू यहाँ पे 3, n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3, तो n की वैल्यू 3 है, तो n वैल्यू को जो भी n में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, n में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, n में इलेक्ट्रॉन है 1, केवल एक ही है, क्योंकि इस पे तो हमें निकालना है, और यहाँ तक अपोजिशन ये इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, तो n में एक इलेक्ट्रॉन है, तो 1 × 0.35,
उसके आगे चलते हैं, उसके आगे n-1 में तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 8 इंटू 0.85। उसके बाद में n-2 या उससे भी लोअर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सभी को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितने, 2 गुणा दिस। तो मेरे पास में इन तीनों का समेशन कर देंगे, 0.35 प्लस 6.8 प्लस 2, इन तीनों को हम जोड़ देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो इसके सिग्मा वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ गई इतनी? एकदम क्लियर हुई है बात? नहीं हुई है? चलो एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़ना है इस चीज़ को। अगर मान लो सपोज करो मेरे पास में यहाँ पे मैंने लिख दिया जिंक लिख दिया, ध्यान से समझना है एकदम क्लियरली, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, क्या लिखी, 1s2 2s2। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको वो शॉर्ट तरीके से नहीं लिखनी है कि भाई नोबल गैस मेंशन कर दो उसके बाद में, नहीं, आपको 1s2 2s2 इस तरीके से लिखना है, 3s2 3p6 और फिर पहले 3d10 लिखेंगे और फिर उसके बाद में 4s2 लिखेंगे। हमने यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम इसको एक ऑर्डर में लिखेंगे और वो ऑर्डर इस तरीके से होगा, 1s फिर 2s, सॉरी इसमें 2p रह गया, 2p6, ये 2s 2p, 2 2 4 10 12 18 28 और 30, ये हो गया। तो हमने इस तरीके से लिख दिया, 1s 2s 2p 3s 3p फिर 3d और फिर 4s2, ये हो गया। हमने ये ऑर्डर बना दिया। हमें निकालना है जिंक के लिए s ऑर्बिटल में 4s में कौन सा स्क्रीनिंग होगा, कितना स्क्रीनिंग होगा 4s के लिए। तो जब मैं 4s के लिए निकाल रहा हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज़ तो 4s में भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन तक का पोजीशन रुकेगा। तो मैंने वहाँ पे देखा n की वैल्यू कितनी है, n = 4। पहले तो मैं n = 4 पे निकालता हूँ, फिर n = 3 पे और n = 2 एंड बिलो जितने भी होंगे उनसे मल्टीप्लाई करूँगा। s और p के लिए निकालते तो सेम रूल यूज़ करना पड़ता है। n की वैल्यू 4 है, 4, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 है, 4 में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा क्योंकि दूसरे पे तो हम अपोजिशन निकालने हैं, 1 इंटू 0.35, 1 इंटू 0.35। उसके बाद खत्म हो गया 4, n की वैल्यू खत्म हो गई, n-1 पे आ जाओ, n-1 कितने, 3 पे 3d10 3p6 3s2, इसका मतलब यहाँ पे हो गए 6 और 2 8 और 2 10 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए n-1 पे, और कितनी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, वो करते हैं 0.85। क्लियर हो गई बात? तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू मेंशन कर दी। उसके बाद आते हैं n-2 पे। n-2 की वैल्यू क्या होती है, n-2 या उससे नीचे 4 - 2 दैट इज 2 पे तो ये हो गया, और उससे भी नीचे ये बच गया। तो यहाँ से यहाँ तक जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे अब वो सारे के सारे एक जगह पे रखने हैं। कितने हो गए, 2 और 6 8 और 2 10, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन इंटू 1.0। इन तीनों का मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू आएगी, भाई मैं यहाँ पे XYZ लिख रहा हूँ, XYZ, इन तीनों का समेशन करोगे x + y + z, जो भी आंसर आएगा आप यहाँ पे मेंशन कर देना और उसकी वैल्यू आ जाएगी। एकदम क्लियर हो गया? एकदम क्लियर हो गया? पक्का क्लियर है? तो इस चीज़ को ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। XYZ वैल्यू आ जाएगी तो सिग्मा की वैल्यू आ गई x + y + z। मैं यहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, Z इफेक्टिव निकालना है। Z इफेक्टिव तो क्या होगा, Z इफेक्टिव दैट इज Z - सिग्मा, और Z की वैल्यू क्या है, Z की वैल्यू तो एटॉमिक नंबर 30 है, Z की वैल्यू तो 30 है, सिग्मा की वैल्यू क्या है, इसको माइनस कर दो, -x - y - z, या हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं माइनस बाहर ले लिया और x + y + z, हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी Z इफेक्टिव की। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। बात क्लियर हो गई? ये तो था S और P ऑर्बिटल के लिए कि भाई कोई भी S और P ऑर्बिटल होगा तो उसके लिए हम कैसे Z इफेक्टिव निकालते हैं। अगर मान लो गलती से मेरे पास में D और F ऑर्बिटल के लिए, D और F का मतलब है मेरे को यहाँ पे निकालना पड़ जाए 3d10 और ये 4s2 है, मुझे इसके लिए निकालना है 3d10
3d के लिए निकालना है और 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो क्या है, मुझे 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी बात है। क्लियर है? मुझे इसके लिए निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, क्या करना पड़ेगा मुझे भाई? सबसे पहला काम तो मेरे को एक चीज़ देखनी है, जितने भी राइट साइड में ऑर्बिटल्स बचेंगे इधर, भाई मेरे को तो इसके लिए निकालना है ना, इसके इस साइड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे उनका कोई भी अपोजिशन नहीं होते। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, जो राइट साइड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसा नहीं है कि ये मेरे पास में केवल डी के लिए, ये एस और पी के लिए भी है कि अगर मेरे को किसी भी बीच में किसी इलेक्ट्रॉन को निकालना है और मेरे के इधर भी कोई इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं तो उनका कोई भी अपोजिशन नहीं होगा। बात क्लियर है? अपोजिशन किधर होगा? जितने भी लेफ्ट साइड में पड़े हैं उनका ही अपोजिशन होगा। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये चीज़ देखनी है 3d में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3 है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने पड़े हैं, कितने हैं? तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, d में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, d में कितने, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्योंकि मेरे को तो 10वें इलेक्ट्रॉन पे अपोजिशन निकालना है, भाई 10th इलेक्ट्रॉन पे कितना अपोजिशन हो रहा है, तो 10 से पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 9 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 9। बात क्लियर है? तो d के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, d के, ध्यान देना, d के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.35 से। डी में तो 9 बचे हैं भाई, 10वें पे तो अपोजिशन निकालना है ना, और 10वें पे अपोजिशन करने वाले डी के कितने, 9 है, तो 9 वाले अपोजिशन करेंगे 0.35 का, ये वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। और इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बच गए, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, इनके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं वो सारे के सारे 1 का अपोजिशन करते हैं। कितने बच गए, 2 + 2 + 6, 10 हो गए, 12 और 6 18, तो मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। इनका अपोजिशन कितना होगा, 18 का, क्योंकि 18 × 1 दैट इज़ 18। इन दोनों का समेशन करेंगे तो मेरे पास में वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी, और वो वैल्यू क्या आएगी वो यहाँ से आपको सोल्व करनी है। जितनी भी वैल्यू आएगी वो मेरे पास में किसकी आएगी, सिग्मा की वैल्यू आएगी कैलकुलेट होके, सिग्मा आएगा। और जब सिग्मा कैलकुलेट होके आ गया है मेरे पास में, तो मैं बहुत आराम से कह सकता हूँ जेड इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा। जेड की वैल्यू कितनी है, जेड तो वही 30 है, जेड तो वही 30 है भाई, जिनके लिए निकालना है ना, तो जेड की वैल्यू तो वही 30 है, लेकिन सिग्मा की वैल्यू क्या है वो मेरे पास में यहाँ से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्लियर, एकदम क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम जेड इफेक्टिव की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से समझना है। क्लियर, बस आपको सिर्फ यहाँ पे डी और एफ ऑर्बिटल के लिए ध्यान देना है कि आप जिस ऑर्बिटल में कैलकुलेट कर रहे हो, जिस डी और एफ में कैलकुलेट कर रहे हो, सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉन्स को लेना है और वो 0.35, और बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं उन सभी को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे और उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। बस क्लियर, एकदम क्लियर हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। आई होप आपको समझ आ गया होगा और बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा इसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमें बार बार में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलना पड़ेगा, तो समझ में आना चाहिए, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है। क्लियर, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।